T20 के बाद अब टेस्ट क्रिकेट की बारी और भारतीय टीम के अंदर नजर आ रही है न्यूजीलैंड से बदला लेने की बेकरारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। कानपुर के ग्रीन पार्क में गुरुवार के दिन शुरू होगा सीरीज का पहला टेस्ट मैच और इस टेस्ट मैच को हिस्सा माना जा रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। इस लिहाज से भी ये टेस्ट मैच बहुत अहम है और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, बदला लेने की बेकरारी है भारतीय टीम के अंदर, क्योंकि आप याद करें टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया और इससे पहले जब भारत ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था तो वहां पर भी भारतीय टीम को करारी शिकस्त खानी पड़ी थी। और पिछले कुछ सालों में न्यूजीलैंड एक बड़ा राइवल बनकर भारतीय टीम के सामने आके खड़ा हुआ है, वो चाहे हम टेस्ट क्रिकेट की बात कर लें, वनडे क्रिकेट की बात कर लें या T20 फॉर्मेट की बात कर लें। तो चलिए आज क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे और टेस्ट क्रिकेट का पहला मुकाबला कानपुर में खेला जाएगा। कानपुर का इतिहास क्या कहता है ये आपको बताएंगे। 1983 के बाद से भारतीय टीम यहां पर कभी भी टेस्ट मैच नहीं हारा है, यानी कि 38 साल से भारतीय टीम ग्रीन पार्क के मैदान पर अजेय है। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की बात करें तो भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कोई टेस्ट मैच नहीं हारा है। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और साथ ही अगर हम T20 फॉर्मेट से फॉर्म की बात करें और इस फॉर्म को आगे कंटिन्यू करने की बात करें तो अजिंक्य रहाणे और राहुल द्रविड़ की जोड़ी ग्रीन पार्क में पहुंची थी। पिच का उन्होंने जायजा भी लिया है और यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यहां पर क्या भारतीय टीम 3 स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरती है या फिर वो 3 सीमर खिलाते हैं और 2 स्पिनर के साथ जाते हैं। 5 गेंदबाजों की थ्योरी विराट कोहली ने शुरू की थी, क्या उसको आगे ले जाने का काम रवि शास्त्री के साथ जो विराट ने शुरू किया था उसको राहुल द्रविड़ और अजिंक्य रहाणे की जोड़ी कर पाएगी, इस पर भी सबकी नजरें होंगी। न्यूजीलैंड टीम की बात करें, केन विलियमसन टीम के साथ जुड़ रहे हैं और केन विलियमसन जब टीम के साथ जुड़ते हैं तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार हो जाता है। तो केन विलियमसन के आने से न्यूजीलैंड को क्या फायदा होगा और न्यूजीलैंड के कोच की माने और जो संकेत उन्होंने दिए पिच देखने के बाद, तो 3 स्पिनर खिलाने की बात न्यूजीलैंड भी कर रही है और ऐसे में यह मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और न्यूजीलैंड क्योंकि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब है हिंदुस्तान की सरजमी पर, क्या वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड सुधार पाते हैं, क्या वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जैसा प्रदर्शन कर पाते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। तो कुल मिलाकर बेकरारी दोनों खेमे में, एक तरफ भारत को भारत में हराने का सपना है केन विलियमसन का, वहीं भारतीय टीम का सपना है कि टेस्ट चैंपियनशिप में जो करारी शिकस्त मिली थी उसको किस तरह से पलटा जाए, यानी कि बदला कैसे न्यूजीलैंड से लिया जाए। तो चलिए हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से बातचीत करें, उससे पहले आपको सुनवा देते हैं दोनों खेमों से क्या कुछ कहा गया, किस तरह के बयान निकलकर सामने आए, क्योंकि कानपुर वो वेन्यू है जहां पर पिच हमेशा विवादों में रहती है। पिच को लेकर भी आगे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले दोनों खेमों से क्या कुछ कहा गया मैच से ठीक पहले आइए वो सुन लेते हैं। मैच पर अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबा करीम और हमारे साथ हैं राजकुमार शर्मा जी। सबा भाई, टेस्ट मैच की शुरुआत कम से कम भारतीय टीम के लिए तो अच्छी नहीं रही। के राहुल पहले दोनों टेस्ट मैच के लिए इंजरी की वजह से बाहर, कैसे आप देखते हैं और क्या कुछ कॉम्बिनेशन अभी हाल फिलहाल आपको नजर आ रहा है? और जो कुछ पिच रिपोर्ट्स आ रही हैं वहां पर एक बात तो श्योर है कि कानपुर में गेंद घूमने वाली है, क्योंकि न्यूजीलैंड के कोच ने संकेत दिया है कि वो 3 स्पिनर के साथ मैदान पर उतर सकते हैं। राजीव, इसका मतलब यही है कि हमारी जो बैटिंग यूनिट है उसमें अनुभव की कमी रहेगी। हमारे पास सिर्फ 2 बैटर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, एक अजिंक्य रहाणे और दूसरे हैं चेतेश्वर पुजारा। इसका मतलब ये भी है कि मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल ओपन करेंगे। नंबर 4 पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर अपना टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे, नंबर 6 पर ऋषभ पंत, 7, 8, 9 पर मुझे लगता है कि भारत प्रेफर करेगा। ऋषभ पंत टीम में नहीं है सबा भाई, क्योंकि जी, या नंबर 6 पर जडेजा, नंबर 7 पर रिद्धिमान साहा, नंबर 8 पर आर अश्विन, नंबर 9 पे मुझे लगता है अक्षर पटेल। अगर 3 स्पिनर के साथ भारत मैदान में उतरेगा तो ये 3 स्पिन ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपके पास बचते हैं 2 सीमर, तो इसमें ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज को मौका मिल सकता है। ये मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन होगा भारतीय टीम का। तो चलिए टीम, राजकुमार सर आपने भी सुन ली, के राहुल तो टीम में है नहीं, तो एक जो डायलमा क्रिएट था ओपनिंग जोड़ी को लेकर, वो डायलमा खत्म हो गया। मयंक और शुभमन गिल करेंगे, लेकिन क्या आप सबा भाई की थ्योरी से सहमत हैं? एक तो श्रेयस अय्यर को डेब्यू करा रहे हैं, बट उनसे पहले मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव को पहले कॉल गई थी इंग्लैंड में, अब अचानक उनको टीम में शामिल नहीं किया गया था, अब टीम में शामिल किया गया। तो आपको क्या लग रहा है, सूर्य कुमार यादव पहली चॉइस होंगे? नंबर 1 चीज, और नंबर 2, क्या 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ भारतीय टीम उतरेगी कानपुर में? मुझे नहीं लगता, पहले तो मैं दोनों लेफ्ट आर्म पे आ रहा हूँ राजीव, कि मुझे नहीं लगता कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ भारत इस मैदान पे उतरेगा, क्योंकि दोनों एक ही तरह के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं।
कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, दोनों ही काफी टाइट टाइट गेंदबाजी करते हैं और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई फ्लाइट करता हो या बहुत लंबा टर्नर हो। तो दोनों एक से स्पिनर लेकर मुझे नहीं लगता कि भारत खेलेगा। अश्विन जरूर इस टीम में नजर आएंगे, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलेगा। और जहां तक बात श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव की है, तो एक ये बड़ा कैच है क्योंकि दोनों ही मुंबई से आते हैं, कप्तान भी मुंबई से हैं। तो मुझे लगता है कि जिस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा अजिंक्य रहाणे को, वो उनको ज्यादा अहमियत मिलेगी, क्योंकि दोनों प्लेयरों को काफी हद तक काफी क्लोजली देखा होगा अजिंक्य रहाणे ने। और कई बार ये कप्तान की होती है कि किसके ऊपर ज्यादा फेथ होता है। लेकिन मेरा मानना है कि श्रेयस अय्यर क्योंकि पहले से खेल रहे हैं, सीनियर क्रिकेटर है, तो पहले शायद उनको ही मौका मिले। लेकिन राजकुमार सर, जब आप फेथ की बात कर रहे हैं, यहाँ तो मुद्दा ये है कि किसकी चलेगी। अब जिस तरह से राहुल द्रविड़ का कद है, शख्सियत है, वो जो खबरें आई कि वो ग्रीन पार्क पहुंच गए थे बबल तोड़ के, हालांकि बबल में ही है, बबल टू बबल चल रही है टीमें, लेकिन आपको लग रहा है जिस तरह से वो ग्रीन पार्क पहुंचे अजिंक्य रहाणे को लेकर, जिस तरह से उन्होंने जायजा लिया पूरे मैदान का, टेस्ट क्रिकेट में भी उन्हीं की चलने वाली है। उनका एक बड़ा वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो मोर देन 70% वोटिंग जो है राहुल द्रविड़ की चलेगी। देखिए, इसमें राजीव चलने की बात नहीं होती है कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट होती है, और किसी भी स्टेज पर कप्तान कह सकता है कि नहीं मुझे ये प्लेयर चाहिए, तो फिर कोच को वहां पर मानना पड़ता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि टीम एंड ऑफ द डे कप्तान को खिलानी है 11 वहां पर बीच मैदान में, तो उस समय कप्तान की डोमिनेंस थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन ये कि रेस्पेक्ट होती है और म्यूचुअल कंसेंट से ही हमेशा 11 बनते हैं। तो मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। अगर कोई भी खेलता है तो मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ भी इनपुट जरूर देंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे के ऊपर ही छोड़ेंगे कि आप इन दोनों में को खिलाना चाहते हैं। सभा भाई, क्योंकि सिरे से खारिज कर दिया राजकुमार सर ने कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलेंगे, लेकिन जो चौथा स्पिनर टीम में वो जयंत यादव है, जो ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी बैटिंग की वजह से जाने गए थे। क्या आपको लग रहा है 2 स्पिनर फिर खिलाए जा सकते हैं अगर इस 3 स्पिनर की बात होती है, आप 3 सीमर खेलते हुए देख रहे हैं? क्योंकि मैंने आज कानपुर बात की है, यूपीसीए के कुछ अधिकारियों से भी बात की मैंने, और सबका ये कहना है कि यहाँ पे बॉल स्विंग भी करेगा, क्योंकि ठंडक अब धीरे धीरे बढ़ रही है और वेदर के लिहाज से अब जाए तो हवा में बॉल स्विंग जरूर करेगा यहाँ पे। वो विकल्प है राजीव, वो इसीलिए मैंने कहा कि निर्भर करता है कि भारत किस प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना चाहती है। अगर टीम इंडिया ये डिसाइड करती है कि वो 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेंगे, देखिए एक बात तो साफ जहां तक मुझे लग रही है कि भारत को 5 बॉलर के साथ मैदान में उतरना चाहिए। सबसे पहला कदम ये है। दूसरा कदम ये होना चाहिए कि अगर आप 5 बॉलर के साथ उतर रहे हैं तो कितने स्पिनर्स आप खिलाएंगे और कितने पेस बॉलर्स खिलाएंगे, ये निर्भर करेगा राहुल द्रविड़, अजिंक्य रहाणे और उससे भी पहले विकेट के ऊपर। अगर विकेट में थोड़ी बहुत घास है या ऐसा लग रहा है कि विकेट में सीम बॉलर्स को मदद मिलेगी, तब आप 3 स्पिनर्स के साथ 3 सीमर्स के साथ मैदान में उतरेंगे और फिर आपके पास 2 स्पिनर रहेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप 3 स्पिनर के साथ जा रहे हैं तो आपके पास ये जो 3 स्पिनर का मैंने नाम लिया है, इनके पास ये विकेट टेकिंग ऑप्शन आपके और ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक और बात है कि अंत में ये भी निर्भर करेगा कि और न्यूजीलैंड की तरफ से कितने सारे बैटर्स लेफ्ट हैंडर हैं। अब डेविन कॉनवॉय इस टीम में नहीं है, वो निकल गए, एक पहले से ही लेफ्ट हैंडर। अब जो आपके पास लेफ्ट हैंडर बचे हैं वो टॉम लेथम है। उसके बाद मैं नाम देख रहा था, वहां पर विकेट कीपर बैट्समैन है, पर वो राइट हैंडर बैट्समैन है। तो ये सारी चीजें निर्धारित करती हैं कि आप या 2 ऑफ स्पिनर के साथ मैदान में उतरेंगे या फिर आप 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ मैदान में उतरेंगे। सभा भाई, क्या टेम्पटेशन अक्षर पटेल को खिलाने की ये भी हो सकती है कि एक तो उनकी रफ्तार और दूसरा स्वीप शॉट को रोकने के लिए अक्षर पटेल ज़्यादा इफेक्टिव गेंदबाज हो सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा रिलाय कर रही है। जो कुछ प्रैक्टिस सेशन से खबरें आई हैं कि बहुत ज़्यादा स्वीप शॉट और रिवर्स स्वीप खेले गए हैं, यानी कि भारत को काउंटर करने के लिए शायद थोड़ी बहुत उन्होंने लेसन जो रूट की बल्लेबाजी से लिया, जो पिछली सीरीज़ खत्म हुई इंग्लैंड की, जहाँ पे इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच हरा दिया था सिर्फ स्वीप शॉट खेल के। क्या ये एक बात होगी जहन में कि स्वीप शॉट को कैसे रोका जाए? ये भारतीय टीम मैनेजमेंट के भी जहन में होगा, और न्यूजीलैंड भी जानती है अगर इफेक्टिव तरीके से आप स्वीप शॉट का इस्तेमाल करते हैं तो भारत में आप डोमिनेट कर सकते हैं। बहुत पहले एंडी फ्लावर ने करके भी दिखाया। पर सिर्फ स्वीप शॉट से काम बनने वाला नहीं है राजीव, यहाँ पर लेंथ को पिक करना बहुत जरूरी है, यहाँ पर स्टेप आउट भी करके खेलना जरूरी है, तभी आप गेंदबाजों को डाउट में डालते हैं। अक्षर पटेल के लिए सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो पिछली होम सीरीज हुई थी वहां पर वो हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर थे, और उससे बड़ी बात ये भी है कि उनके पास बहुत ही डिसेप्टिव आर्म बॉल है राजीव, ये हम लोगों ने T20 में भी देखा था।
तो मुझे लगता है कि उस वजह से उस वजह से उनको खेलने का मौका मिल सकता है, क्योंकि उनको पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर टर्निंग ट्रैक पे भी अगर आपकी आर्म बॉल है जो अंदर आ रही है, तो फिर बैटर के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है डिसाइड करना कि कौन सी बॉल अंदर आ रही है, कौन सी बॉल बाहर जा रही है। इस वजह से मुझे लगता है कि अगर भारत 3 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगा तो स्ट्रॉन्ग चांस है कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक ऑफ स्पिनर 11 में खेले। राजकुमार सर, क्योंकि रॉस टेलर टीम में वापस आ गए, केन विलियमसन टीम के साथ हैं, उसके अलावा लैथम जो उनके टेस्ट क्रिकेट के बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं, फिर एजाज पटेल जिन्होंने इंग्लैंड में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। ओवरऑल न्यूजीलैंड के कॉम्बिनेशन को आप कैसा देख रहे हैं, और टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा कानपुर में? राजीव, अगर ये रॉस टेलर की भी वापसी हुई है, विलियमसन भी टीम में आ गए हैं, तो एक काफी कॉम्पैक्ट उनका बैटिंग ऑर्डर लग रहा है, जो कि सबसे चिंता का विषय रहता है न्यूजीलैंड की टीम में कि उनकी बैटिंग थोड़ी वीक लगती है। लेकिन यहाँ पर एक शानदार कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि काफी बैलेंस साइड होगी यहाँ पर न्यूजीलैंड की, और एक कड़ा मुकाबला होने की आशा है। और जहां तक टॉस की बात है, तो राजीव, मैं कानपुर में रहा भी हूँ, स्टेडियम के अंदर रहा हूँ, तब तक तो मैंने देखा था कि या बाद में भी उसके फॉलो किया है कि तीसरे दिन के बाद से बॉल वहां टर्न करने लगता है। तो कोई भी टीम जो टॉस जीतेगी, वो मुझे लगता है कि पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी। और हम बात मीडियम पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट की करें, सिराज और आपने ईशांत शर्मा को चुना, क्या उमेश यादव एक ऑप्शन के तौर पे हो सकते हैं, जो रिवर्स स्विंग भी अच्छी करते हैं? और हम सब ने देखा है कि कानपुर में रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा होता है, बॉल बहुत अच्छा बना सकते हैं कानपुर में, क्योंकि आउटफील्ड बहुत हार्ड है, बहुत ड्राई होता है वहाँ पे। डिसीजन में कि कौन से पेस बॉलर को आप मौका देंगे, पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको अनुभव के ऊपर जाना होगा। और ईशांत शर्मा आपके फ्रंट लाइन सीम बॉलर रहे हैं, हाल में उन्होंने मैचेस खेले हैं इंग्लैंड में। मोहम्मद सिराज एक अपकमिंग एक रिलेंटलेस पेस बॉलर हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर ये 2 सीमर्स जो है, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज को पहले मौका मिलना चाहिए। हालांकि उमेश यादव को भी ज्यादा मौका मिला नहीं है इंग्लैंड में, पर जब भी उनको मौका मिला वहां पर उन्होंने अच्छा किया है। तो ये डिसीजन जो है वो विकेट को देखकर लिया जाएगा। जी राजकुमार सर, क्योंकि न्यूजीलैंड के कोच ने जिस तरह से दावा किया कि 3 स्पिनर खिलाएंगे, और 3 स्पिनर उनके पास क्वालिटी स्पिनर है, हमने सबने देखा इंग्लैंड में जिस तरह से पटेल ने गेंदबाजी की, एक 37 साल के स्पिनर को और वो लेके आए जिनके पास डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत एक्सपीरियंस है। ऐसे में काले जेमिसन की आप जगह देख रहे हैं टीम में, एक ऑलराउंडर के तौर पर बहुत परेशान भी किया उन्होंने अपनी उछाल से, अपनी सीम बॉलिंग से भारतीय टीम को, न्यूजीलैंड में भी और इंग्लैंड में भी। क्या यहाँ पर आप खेलते देख रहे हैं उनको ग्रीन पार्क में? बिल्कुल राजीव, मुझे लगता है कि अगर न्यूजीलैंड उनको नहीं खिलाएगा तो गलती करेगा, क्योंकि उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है, और वो जिस तरह के गेंदबाज, वो भारतीय बल्लेबाजों को जरूर परेशान करेंगे। और जिस तरह की उनको उछाल मिलती है विकेट से, तो वो किसी भी बल्लेबाज के लिए खेलना काफी मुश्किल होता है। और अभी तो भले ही कह रहे हैं कि हम 3 स्पिनर के साथ जाएंगे, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि वो टेम्प्ट होंगे कि वो अपनी स्ट्रेंथ पर खेलें, जो कि उनकी फास्ट बॉलिंग होगी। और वो साथ ही जानते हैं कि भारत लेटली बहुत अच्छा नहीं खेल रहा है स्पिन को, लेकिन फिर भी भारतीय बल्लेबाज स्पिन को खेलने में महारत रखते हैं। और मुझे न्यूजीलैंड 3 स्पिनर के साथ यहाँ पर चांस लेना चाहेगा भारत के खिलाफ। सभा भाई, क्योंकि अवैध किला रहा है ग्रीन पार्क का स्टेडियम, अगर हम याद करें 38 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं हारे हैं। अब टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज एक ऐसे मैदान से जहां पर सब कुछ भारतीय टीम के पक्ष में है, कितना मुश्किल मैच ये न्यूजीलैंड और केन विलियमसन के लिए आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार क्रिकेट वो खेल रहे हैं। हम सब ये जिक्र भी कर रहे थे, राहुल द्रविड़ ने भी जिक्र किया इस बात का। कैसे आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए ये टेस्ट मैच? बहुत कठिन चुनौती है न्यूजीलैंड के लिए राजीव। जिस तरह से भारत को लगता है जब भी भारत ऑस्ट्रेलिया जाता है या फिर दक्षिण अफ्रीका जाता है या फिर इंग्लैंड जाता है, एक प्रकार का नया फ्रंटियर रहता है भारत के लिए वहां पर जीत दर्ज करना। कुछ उसी हिसाब से देखा जाए तो ये एक ऐसा किला है जो अभी तक न्यूजीलैंड ने भेदा नहीं है, और उनके लिए बहुत कठिन रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो तैयारी होनी चाहिए टेस्ट मैच के पहले, उसमें भी थोड़ी बहुत कमी नजर आ रही है। अब डेविन कॉनवॉय न्यूजीलैंड मिस करेगा, बीजे वॉटलिंग इस समय टीम में मौजूद नहीं है, तो वो अनुभव की कमी है। टॉम लेथम, रॉस टेलर, केन विलियमसन के ऊपर निर्भर करता है। नंबर 5 पर कौन आएगा खिलाड़ी, ये कहना बड़ा मुश्किल है इस समय। स्पिन गेंदबाजी में 2 स्पिनर्स को खिलाएंगे जिनको भारत में गेंदबाजी करने का अनुभव है नहीं, तो मुझे लगता है कि समस्या बहुत बड़ी है यहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए। और ऐसे भी
भारत में बाहर की टीमों को आकर जीतना, श्रृंखला पर कब्जा करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। और अगर विकेट यहाँ पर फेवर करेगा भारतीय स्पिनर्स को, तो उनको टैकल करना न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। तो राजकुमार सर, निगाहें आपकी किस पे ज्यादा रहेंगी, अजिंक्य रहाणे की कप्तानी पे या राहुल द्रविड़ की रणनीति पर? दोनों पर ही राजीव। अजिंक्य रहाणे ने वैसे तो जब भी कप्तानी की है तो बहुत शानदार की है, और राहुल द्रविड़ का की कोचिंग का बहुत शानदार है। भले ही उन्होंने अभी तक जूनियर में ज्यादा कोचिंग की है, लेकिन जिस तरह की स्ट्रेटजी उन्होंने अभी हमने देखा T20 में बनाई, तो और जिस तरह जितना कूलली वो उसको मैं कहूँगा इम्प्लीमेंट करा पाए, तो मुझे लगता है कि ज्यादा परीक्षा नहीं है दोनों में से किसी की भी। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि नया कोच और नया कप्तान आता है तो एक नए ढंग से क्रिकेट खेली जाती है, और वो इंटरेस्टिंग होगा कि क्या स्टाइल ऑफ क्रिकेट ये दोनों खेलना चाहेंगे। बिल्कुल। और पहले टेस्ट मैच में अजिंक्य रहाणे और दूसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली की वापसी, और वहां से शायद असली पिक्चर दिखना शुरू होगी कि राहुल द्रविड़ और विराट कोहली के बीच में किस तरह का कॉम्बिनेशन, किस तरह की सोच मिलती हुई नजर आती है, और क्या ये दोनों एक पन्ने पर रहते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि भारतीय टीम 2-0 से सीरीज जीतेगी, कुछ इसी तरह की उम्मीद और आज तमाम क्रिकेट फैंस भी लगा रहे हैं भारतीय टीम से। और भारतीय टीम जो अपनी सरजमी पर अपने स्पिनर्स के दम पर हमेशा डोमिनेट करती है, क्या ये डोमिनेशन हमें कानपुर से नजर आएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। और अजिंक्य रहाणे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन कप्तानी की थी, हालांकि एक ही टेस्ट मैच में वो कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ट्रैक रिकॉर्ड को किस तरह से बचा के रखते हैं, क्योंकि अपनी कप्तानी में वो कोई भी टेस्ट मैच अभी तक नहीं हारे हैं, और इस पर सबकी निगाहें जरूर टिकी होंगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव में से कौन अंदर खेलता है, जैसा कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने भी आपको बताया, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक टेस्ट मैच के लिए, जिसका आगाज और टॉस ये तय करेगा कि कौन सी टीम यहां पर किस पर भारी पड़ने वाली है। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।